एक ऐसा हत्यारा जिसने पुलिस, एफबीआई और पूरे अमेरिका को खुली चुनौती दी, जो हर हत्या के बाद खुद खत भेजकर कहता था, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, जिसने लोगों को मारकर उनके खून से खेल बनाया और कभी पकड़ा नहीं गया। 50 साल बाद भी दुनिया नहीं जानती वो आखिर था कौन। ये कहानी है उस शैतान की जिसने मौत को अपना खेल बना दिया था। असली कहानी जो आज तक अनसुलझी है। बोट वॉकर प्रेजेंट्स ज़ोडिएक किलर, एक ऐसा शैतान जो पुलिस की आंखों के सामने खून करता रहा और कभी पकड़ा नहीं गया। वो रात 20 दिसंबर 1968, कैलिफोर्निया की सर्द रात थी। बिनीशिया शहर के बाहर वालिनो झील के किनारे एक सुनसान सड़क थी। चारों तरफ अंधेरा, ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई इंसान, बस हवा की सरसराहट और पानी की लहरों की आवाज। डेविड फैराडे, उम्र 17 साल, और बेटी लू जेनसन, उम्र 16 साल, अपनी कार में बैठे हुए। दोनों हाई स्कूल के स्टूडेंट थे। पहली डेट थी। रोमांटिक माहौल था। गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे में कोई है। कोई खड़ा था, बिल्कुल चुपचाप, जैसे शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है, बिल्कुल वैसे। और फिर धाएं 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 धाएं, 5 गोलियां, एक के बाद एक। कार की विंडशील्ड टूट गई। डेविड का सीना खून से लाल हो गया। बेटी चीखी, लेकिन उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। वो शख्स धीरे धीरे कार के पास आया। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक काली परछाई। उसने कार का दरवाजा खोला। डेविड अभी भी जिंदा था, हाँफ रहा था, खून बह रहा था। उस शख्स ने एक और गोली चलाई। फिर बेटी की तरफ देखा। बेटी कांप रही थी, उसकी आंखों में मौत दिख रही थी। धाएं! दोनों मर चुके थे और वो शख्स, वो बस खड़ा रहा कुछ सेकंड, फिर मुड़ा, अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। पुलिस आई। जब तक आई, दोनों की लाशें ठंडी हो चुकी थीं। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं, बस खून, गोलियों के खोखे और एक सवाल, ये किसने किया? पुलिस ने सोचा शायद कोई लूटपाट, शायद ड्रग डील गलत हुई, शायद कोई पागल आदमी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। ये तो बस ट्रेलर था। असली फिल्म तो अभी शुरू होने वाली थी। 20 दिसंबर 1968 की रात के बाद पुलिस ने केस सील कर दी। कोई सुराग नहीं मिला। केस ठंडा हो गया। मीडिया ने कुछ दिन बात की, फिर भूल गया। लेकिन 4 जुलाई 1969 को, इंडिपेंडेंस डे, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। बेनीशिया के एक अखबार, वलेहो टाइम्स हेरल्ड के ऑफिस में एक लिफाफा आया, भूरे रंग का, साधारण सा, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। अखबार के एडिटर ने खोला। अंदर 3 चीजें थीं। पहली, एक खत, हाथ से लिखा हुआ, कागज पर स्याही के निशान, अक्षर थोड़े टेढ़े मेढ़े, जैसे कोई जानबूझकर अपनी लिखावट बदल रहा हो। दूसरी, एक क्रिप्टोग्राम, यानी एक कोड, 408 अक्षरों का एक पहेली, अजीब सा सिंबल्स, तीनों, वृत्त, क्रॉस, सब मिले जुले। तीसरी, एक और छोटा खत जिसमें लिखा था, इसे अखबार में छापो, वरना मैं एक हत्यारा हूं। मुझे मारने में मजा आता है। ये बहुत मजेदार है, इंसानों को मारना, क्योंकि ये दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर हैं। मैं गुलाम हूं। ये सब मेरे लिए एक गेम है। मैंने पिछले साल 2 लोगों को मारा है, अब और भी मारूंगा। पुलिस को बता दो, मैं उन्हें कोई सुराग नहीं दूंगा।
वो कभी मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। ये रहा मेरा कोड। अगर तुम लोगों ने इसे तोड़ लिया तो मुझे पकड़ लो। एडिटर ने सोचा, ये कोई मजाक है, कोई पागल आदमी बकवास कर रहा है। लेकिन फिर उसने दूसरे खत में लिखी बात पढ़ी। मैंने उन लोगों को मारा था, मुझे पता है कैसे। मैंने उनकी कार की टायरें निकाली थी ताकि वो भाग ना सकें। एडिटर का खून जम गया। ये बात पुलिस को नहीं बताई गई थी। ये बात सिर्फ हत्यारे को पता हो सकती थी। ये कोई मजाक नहीं था, ये असली था। अखबार ने खत छाप दिया। पूरे अमेरिका में सनसनी फैल गई। लोग डर गए, पुलिस हैरान थी। और वो कोड, वो 408 अक्षरों वाला पहेली, उसे तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई। 408, वो कोड जिसने दुनिया को पागल कर दिया। वो 408 अक्षरों वाला कोड जिसे बाद में ज़ोडिएक 408 कहा गया, इतिहास के सबसे मशहूर अनसुलझे कोड्स में से एक बन गया। देखने में ये कुछ ऐसा था, अजीब सिंबल्स, कोई मतलब नहीं, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। लेकिन एक हाई स्कूल टीचर, डोनाल्ड हार्डन, और उसकी पत्नी बेटी हार्डन ने इसे तोड़ दिया, सिर्फ एक हफ्ते में। जब कोड टूटा तो जो निकला वो पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए। आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज सो मच फन. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all. Killing something gives me the most thrilling experience. It is even better than getting your rocks off with a girl. The best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise and all that I have killed will become my slaves. I will not give you my name because you will try to slow down or stop my collecting of slaves for my afterlife. हिंदी में मतलब, मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि ये बहुत मजेदार है। जंगल में जानवर मारने से भी ज्यादा मजेदार, क्योंकि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। किसी को मारना मुझे सबसे ज्यादा थ्रिल देता है। ये लड़की के साथ मजे लेने से भी बेहतर है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग में फिर से पैदा होऊंगा और जो भी मैंने मारा है वो सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम लोग मेरी गुलाम इकट्ठा करने की प्रक्रिया को धीमा कर दोगे या रोक दोगे। ये पढ़कर पूरे अमेरिका में खौफ फैल गया। ये कोई आम हत्यारा नहीं था। ये कोई ऐसा इंसान था जो खून को मजा कह रहा था, जो मौत को गेम कह रहा था, जो स्वर्ग में जाकर मरे हुए लोगों को अपना गुलाम बनाने की बात कर रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसने अपना नाम नहीं दिया था। बाद में खुद उसने खुद को एक नाम दिया, ज़ोडिएक। 31 जुलाई 1969, दूसरा खून। पहले खत के बाद पूरा अमेरिका जाग गया। FBI जुट गई। पुलिस ने हर जगह गश्त बढ़ा दी। लोग डर कर घरों में बंद हो गए। लेकिन ज़ोडिएक को यह सब मजेदार लग रहा था। 31 जुलाई 1969, रात के करीब 11 बजे, सैन फ्रांसिस्को की ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्किंग लॉट। एक कार खड़ी थी। अंदर बैठे थे माइकल मैजो, उम्र 22, और उसकी गर्लफ्रेंड डार्लिन फेरिन, उम्र 19। दोनों कार में बैठे बातें कर रहे थे। रोमांटिक मूड था। तभी एक कार आकर पास में रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, काला कपड़ा पहने हुए, चेहरे पर कुछ नहीं, बस अंधेरा। वो आदमी उनकी कार के पास आया। हाथ में एक फ्लैशलाइट थी। उसने फ्लैशलाइट जलाई और कार के अंदर देखा। माइकल ने पूछा, क्या हुआ भाई? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ा और अपनी कार की तरफ गया। माइकल ने सोचा, शायद कोई गलती हो गई, शायद कोई और कार ढूंढ रहा था। 5 गोलियां। माइकल का सीना चीर दिया। डार्लिन चीखी, लेकिन गोलियां उसके पेट और पीठ में घुस चुकी थीं। वो आदमी बंदूक लेकर शांति से अपनी कार में बैठा
और चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 12 मिनट बाद पुलिस को फोन आया। एक आदमी ने कहा, मैंने 2 लोगों को मारा है, वो पार्किंग लॉट में पड़े हैं। मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वो प्यार कर रहे थे। पुलिस भागी। जब पहुंची तो माइकल मर चुका था, लेकिन डार्लिन अभी जिंदा थी। वो हाँफ रही थी। एम्बुलेंस आई, डार्लिन को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने कहा वो बच जाएगी, लेकिन अगले दिन डार्लिन ने भी दम तोड़ दिया। 2 और लोग मर गए। और वो फोन करने वाला आदमी पुलिस ने ट्रेस किया, लेकिन वो पे फोन था। कोई सुराग नहीं। ज़ोडिएक ने फिर खत भेजा। इस बार उसमें लिखा था, लेकिन 5 मिनट बाद वो आदमी वापस आया। इस बार हाथ में बंदूक थी। मैंने किसी को नहीं मारा क्योंकि वो अच्छा था, लेकिन मैंने उसकी पहचान नहीं बदली, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। ये क्या मतलब था? कोई समझ नहीं पाया। 27 सितंबर 1969, झील के किनारे मौत का नृत्य। अब तक ज़ोडिएक ने 4 लोग मार दिए थे। पूरा सैन फ्रांसिस्को खौफ में था। लोग रात को बाहर नहीं निकलते थे। कपल सुनसान जगहों पर जाने से डरते थे। लेकिन ज़ोडिएक को डर क्या? वो तो मील दूर खूबसूरत जगह, शांत, सुनसान। ब्रायन हार्टनेल उम्र 20 और सेसिलिया शेपर्ड उम्र 22 झील के किनारे पिकनिक मना रहे थे। दोनों दोस्त थे, मस्ती कर रहे थे। तभी एक आदमी आया। काला कपड़ा, चेहरे पर एक अजीब सा हुड जिस पर सफेद रंग से एक निशान बना था, जैसे क्रॉस हेयर। वो निशान ठीक वैसा था जैसा ज़ोडिएक के खतों में होता था। उस आदमी ने कहा, मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ब्रायन ने कहा, हां भाई, बताओ क्या हुआ। वो आदमी ब्रायन के पास आया। फिर अचानक उसने एक चाकू निकाला। ब्रायन की पेट में, छाती में, पीठ में, जहां जहां चाकू घुस सकता था घुसा दिया। ब्रायन जमीन पर गिर गया। खून बहने लगा। सेसिलिया भागने लगी, लेकिन वो आदमी उसके पीछे भागा, पकड़ा और उसके पीठ में भी चाकू घोंप दिया। फिर वो आदमी ब्रायन के पास वापस आया। ब्रायन अभी जिंदा था, हाँफ रहा था, खून से लथपथ। उस आदमी ने ब्रायन को बांध दिया रस्सी से, फिर सेसिलिया को भी बांध दिया, और फिर उसने अपना हुड उतारा। ब्रायन ने उसका चेहरा देखा। वो चेहरा, ब्रायन ने बाद में पुलिस को बताया, वो बिल्कुल साधारण था। कोई खास बात नहीं, ना बहुत सुंदर, ना बहुत बदसूरत, बस एक आम चेहरा। ऐसा चेहरा जो भीड़ में खो जाए। ये बात बाद में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इसीलिए ज़ोडिएक कभी पकड़ा नहीं गया। उसका चेहरा कोई याद नहीं रख पाया। उस आदमी ने ब्रायन से कहा, मैं तुम्हें मारने वाला हूं, मैं जेल से भागा हूं। ब्रायन ने कहा, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। उस आदमी ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। फिर उसने सिसिलिया की तरफ देखा। सिसिलिया पहले ही बेहोश हो चुकी थी। उसने उसके पेट में 2 और चाकू मारे। ब्रायन चीखा, नहीं, उसे मत मारो, मुझे मारो, उसे छोड़ दो। उस आदमी ने ब्रायन की तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, तुम मरने वाली नहीं हो, तुम बस मेरे लिए मैसेज ले जाओगी। फिर वो चला गया। ब्रायन खून से लथपथ, रस्सियों में बंधा, किसी तरह रेंगता हुआ सड़क तक पहुंचा। किसी गाड़ी ने देखा, एम्बुलेंस आई, ब्रायन बच गया। लेकिन
सेसिलिया मर गई। 2 दिन बाद हॉस्पिटल में चाकू के घाव इतने गहरे थे कि डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। कुल मरने वालों की संख्या 6। और ज़ोडिएक, उसने फिर खत भेजा। इस बार उसमें सेसिलिया के खून से सने कपड़े का एक टुकड़ा था। खत में लिखा था, ये सेसिलिया के ब्लाउज का टुकड़ा है। मजेदार है ना? मैंने उसे मारा क्योंकि वो भागने लगी थी। और साथ में एक और खत जिसमें लिखा था, मैं एक बस ड्राइवर को मारने वाला हूं। बस में बैठे लोगों को गोली मारूंगा, फिर बस को उड़ा दूंगा। ये धमकी थी और सैन फ्रांसिस्को में हाहाकार मच गया। बस में बम जो कभी नहीं फटा। ज़ोडिएक ने कहा था वो बस उड़ाएगा। 11 अक्टूबर 1969, सैन फ्रांसिस्को। एक बस चल रही थी, लाइन नंबर 2। उसमें करीब 30 लोग बैठे थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब। अचानक बस का ड्राइवर पॉल स्टाइन को फोन आया। एक आदमी ने कहा, बस के पीछे बम लगा है। जब बस एक खास जगह पहुंचेगी तो बम फटेगा। पॉल ने सोचा मजाक है, लेकिन फिर उसने बस रोक दी, सबको उतार दिया। पुलिस आई, बॉम्ब स्क्वाड आया, बस की तलाशी ली गई। और सच में बस के पीछे एक बम था। लेकिन वो बम अजीब था। उसमें 2 पाइप्स थीं, कुछ तार और कुछ बैटरी। लेकिन जब बॉम्ब स्क्वाड ने देखा तो पाया कि बम सही से कनेक्ट नहीं था। बम फटा नहीं। अगर फटता 20 लोग मर जाते। लेकिन क्यों नहीं फटा? क्या ज़ोडिएक गलती कर गया या जानबूझकर ऐसा किया ताकि लोग डरें लेकिन मरे नहीं? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की थी, ज़ोडिएक बस के अंदर था। उसने खुद बम लगाया था और फिर चुपचाप उतर गया। कैसे? ये सवाल आज भी कोई जवाब नहीं दे पाया। टैक्सी ड्राइवर, आखिरी शिकार। 22 दिसंबर 1969, सैन फ्रांसिस्को, रात के करीब 9:30 बजे। पॉल स्टाइन, वही बस ड्राइवर जिसकी बस में बम लगा था, अब टैक्सी चला रहा था। उसने नौकरी बदल ली थी, बस ड्राइविंग छोड़ दी थी। एक आदमी ने टैक्सी रोकी, काला कोट पहने हुए, चेहरा छुपाया हुआ। उसने कहा, प्रेसिडियो हाइट्स चलो। पॉल ने कार स्टार्ट की। रास्ते में उस आदमी ने अचानक एक बंदूक निकाली। धाएं! गोली पॉल के सिर में लगी। पॉल ने ब्रेक मारा, कार सड़क किनारे रुक गई। वो आदमी उतरा, कार के पीछे गया और पॉल के सिर में एक और गोली मार दी। फिर शांति से चला गया। पास से गुजर रहे कुछ बच्चों ने देखा। उन्होंने पुलिस को बताया, एक आदमी टैक्सी से उतरा और चला गया। ड्राइवर खून में पड़ा है। पुलिस आई। पॉल मर चुका था। कुल मरने वालों की संख्या 7। और ये आखिरी पुष्ट मौत थी जो ज़ोडिएक ने की। लेकिन क्या ये सच में आखिरी थी? खतों का सैलाब। ज़ोडिएक मीडिया से खेल रहा था। अब तक ज़ोडिएक ने 7 लोग मार दिए थे, लेकिन असली खेल तो खतों का था। ज़ोडिएक ने अखबारों को कुल 37 खत भेजे। कुछ छपे, कुछ नहीं। हर खत में नई धमकी, नया कोड, नई कहानी। उसने खुद को एक सेलिब्रिटी बना लिया था। अखबार उसके खत छापते थे, टीवी पर उसकी बात होती थी, लोग उसका नाम जानते थे, ज़ोडिएक। और ज़ोडिएक को यही चाहिए था। उसने एक खत में लिखा, मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे डरें। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम इतिहास में लिखा जाए। मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूंगा तो लोग कहें, वो था ज़ोडिएक। ये पढ़कर एफबीआई के प्रोफाइलर हैरान थे। ये कोई आम हत्यारा नहीं था। ये एक नार्सिसिस्ट था। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो शोहरत चाहता है,
जो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो सबसे स्मार्ट है, सबसे खतरनाक है, सबसे पकड़ा नहीं जा सकने वाला है। और सबसे डरावनी बात, वो सही था। पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। वो फोन कॉल जब ज़ोडिएक ने लाइव टीवी पर बात की, 20 दिसंबर 1969 रात के करीब 11 बजे, सैन फ्रांसिस्को की एक टीवी स्टेशन KPIX में फोन बजा। रिसेप्शनिस्ट ने उठाया। एक आदमी बोला, मैं ज़ोडिएक हूं, मुझे मेल्विन बेली से बात करनी है। मेल्विन बेली वो लॉयर था जो टीवी शो होस्ट करता था। उसका शो था द मेल्विन बेली शो। रिसेप्शनिस्ट ने सोचा कोई पागल है, लेकिन फिर उसने सोचा क्या पता सच हो। उसने मेल्विन को बुलाया। मेल्विन ने फोन उठाया और फिर लाइव टीवी पर पूरे अमेरिका के सामने ज़ोडिएक बोला। उसकी आवाज शांत थी, बिल्कुल शांत, जैसे कोई मौसम की बात कर रहा हो। मैं ज़ोडिएक हूं, मैंने 7 लोग मारे हैं और मैं और मारूंगा। मेल्विन ने पूछा, तुम कौन हो? ज़ोडिएक ने कहा, मैं वो हूं जिसे तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे। मेल्विन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ज़ोडिएक ने कहा, मेरा नाम जानकर तुम क्या करोगे? तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। और फिर सबसे अजीब बात, ज़ोडिएक ने कहा, मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूं। और उसने गाना शुरू किया। मिकाडो, गिलबर्ट और सुलिवन का ओपेरा। एक हत्यारा लाइव टीवी पर ओपेरा गा रहा था। पूरा स्टूडियो सन्न था, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर ज़ोडिएक ने कहा, मैंने अपने कपड़ों पर खून लगाया है, ये मेरा ट्रॉफी है। और फोन काट दिया। ये कॉल इतिहास का सबसे डरावना लाइव टीवी मोमेंट बन गया। लाखों लोगों ने देखा और सबके दिल में एक ही सवाल था, ये आदमी कौन है? ज़ोडिएक ने एक और कोड भेजा, 340 अक्षरों का। ये 408 वाले कोड से भी ज्यादा मुश्किल था। इसे तोड़ने में 51 साल लग गए। हां, 51 साल। दिसंबर 2020 में 3 लोगों, डेविड ऑरेंचॉक, जाल वॉन ईएक और सैम ब्लेक ने मिलकर इसे तोड़ा। जब कोड टूटा तो जो निकला वो पढ़कर सबकी रूह कांप गई। I hope you are having lots of fun in trying to catch me. That wasn't me on the TV show, which brings up a point about me. I am not afraid of the gas chamber because it will send me to paradise all the sooner. Because I now have enough slaves to work for me, where everyone else has nothing when they reach paradise. So don't worry about me. I am not worried about the gas chamber because it will be a very nice experience. हिंदी में, मुझे पकड़ने की कोशिश में तुम लोग बहुत मजे ले रहे हो, उम्मीद है। टीवी शो पर वो मैं नहीं था। ये बात मेरे बारे में एक बात उठाती है। मुझे गैस चेंबर से डर नहीं लगता, क्योंकि ये मुझे जल्दी स्वर्ग भेज देगा। क्योंकि अब मेरे पास काफी गुलाम हैं जो मेरे लिए काम करेंगे, जबकि बाकी सबके पास स्वर्ग में कुछ नहीं होगा। तो मेरी चिंता मत करो, मुझे गैस चेंबर की चिंता नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा अनुभव होगा। ये पढ़कर FBI की प्रोफाइलर ने कहा, ये आदमी पागल नहीं है, ये बहुत स्मार्ट है और ये जानता है कि हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। शक की सूची, हजारों लोग, एक जवाब नहीं। 50 सालों में FBI ने 2500 से ज्यादा लोगों की जांच की। हर उस आदमी की जांच की जो उस वक्त सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में रहता था। शक की सूची में कौन कौन था? अगर आप ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वो आपको हिला देगा। पहला, आर्थर ली एलन, सबसे बड़ा शक,
वो सैन फ्रांसिस्को में रहता था। उसके पास ज़ोडिएक जैसा कपड़ा था। उसकी उंगलियों के निशान कुछ मेल खाते थे। उसकी बीवी ने कहा, वो ज़ोडिएक है। लेकिन डीएनए मैच नहीं हुआ और 1992 में आर्थर मर गया, दिल का दौरा पड़कर। दूसरा, गैरी फ्रांसिस पोस्ट। एक और शक। 2021 में एक केस ब्रेक हुआ, डीएनए मैच। लोगों ने सोचा मिल गया, लेकिन फिर जांच हुई। गैरी पोस्ट 2018 में मर चुका था और डीएनए सैंपल में कुछ गड़बड़ थी, तो ये भी डेड एंड। तीसरा, रिक मार्शल। एक और नाम, लेकिन कुछ नहीं मिला। चौथा, लॉरेंस कीन। एफबीआई ने 2002 में उसका डीएनए लिया, लेकिन मैच नहीं हुआ। और पांचवां, और सैकड़ों और नाम। हर बार लगता था मिल गया, और हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। ज़ोडिएक हर बार एक कदम आगे रहता था। वो रात जब पुलिस ज़ोडिएक के बिल्कुल पास थी, ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। 1974 की बात है, सैन फ्रांसिस्को। एक आदमी जिसका नाम था रिचर्ड राडेटिच पुलिस स्टेशन गया। उसने कहा, मैं ज़ोडिएक हूं, मुझे गिरफ्तार करो। पुलिस ने उसे अंदर लिया, पूछताछ की। रिचर्ड ने बताया, मैंने 7 लोग मारे, मैंने खत भेजे, मैंने कोड बनाए, सब मैंने किया। पुलिस खुश थी, आखिरकार पकड़ लिया। लेकिन फिर जब उन्होंने डिटेल पूछी तो रिचर्ड अटक गया। उसने कुछ ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ असली ज़ोडिएक को पता हो सकती थी, लेकिन कुछ ऐसी भी बताईं जो गलत थी। और सबसे बड़ी बात, उसका हाथ का लेखन ज़ोडिएक के खतों से मैच नहीं हुआ। रिचर्ड राडेटिच एक मानसिक रूप से बीमार आदमी था। वो ज़ोडिएक बनना चाहता था, वो शोहरत चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं कह दूं कि मैं ज़ोडिएक हूं तो लोग मुझे याद रखेंगे। लेकिन वो ज़ोडिएक नहीं था। और असली ज़ोडिएक वो कहीं बाहर था, हंस रहा था। ज़ोडिएक का चेहरा जो कोई नहीं देख पाया। ये सबसे डरावनी बात है पूरी कहानी में। ज़ोडिएक ने कई बार लोगों के सामने आकर बात की, टैक्सी में बैठा, बस में सवार हुआ, पार्किंग लॉट में खड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसका चेहरा याद नहीं रखा। ब्रायन हार्टनेल, जिसे ज़ोडिएक ने चाकू मारा था, उसने पुलिस को बताया, उसका चेहरा मैं बता नहीं सकता। वो कोई खास नहीं था, ना लंबा ना छोटा, ना मोटा ना पतला, बस आम, ऐसा चेहरा जो तुम सड़क पर देखो और भूल जाओ। ये बात एफबीआई के प्रोफाइलर ने नोट की और इसे द ज़ोडिएक फेस कहा गया। मतलब ज़ोडिएक का चेहरा इतना साधारण था कि दिमाग उसे स्टोर ही नहीं कर पाया, जैसे वो जानबूझकर ऐसा चेहरा रखता था, या शायद उसका चेहरा सच में ऐसा ही था। एक और गवाह जो टैक्सी में ज़ोडिएक के साथ बैठा था, उसने कहा, वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, कोई खास बात नहीं। अगर मुझे फोटो दिखाओ तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। ये ज़ोडिएक की सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी औसत दिखने की क्षमता। वो भीड़ में खो जाता था, वो कभी याद नहीं रहता था, वो हर जगह था लेकिन कहीं नहीं था। ज़ोडिएक ने कितने लोग मारे? असली नंबर शायद कभी नहीं पता चलेगा। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर 5 लोगों की हत्या ज़ोडिएक से जोड़ी। डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसन 20 दिसंबर 1968, माइकल मैजो और डार्लीन फेरिन 4 जुलाई 1969, ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेपर्ड 27 सितंबर 1969। सिसिलिया की मौत हुई, ब्रायन बचा। पॉल स्टाइन 11 अक्टूबर 1969। कुल 7 मौतें। लेकिन ज़ोडिएक ने खुद दावा किया था, मैंने 37 लोग मारे हैं। और कुछ केस ऐसे हैं जो शायद ज़ोडिएक से जुड़े हैं। शेरी जो बेट्स, 18 साल की लड़की, 1966 में एक चाकू से मारी गई। उसके शरीर पर ज़ोडिएक का सिंबल काटा गया था, लेकिन तब ज़ोडिएक ने अभी खत नहीं भेजे थे, तो शायद ये उसकी पहली हत्या थी। रॉबर्ट डोमिंगोज और लिंडा एडवर्ड्स 1963 में गोली से मारे गए।
लेकिन ये केस कभी सुलझा नहीं। चेरी जो बीट्स 1966 में मारी गई, उसके शरीर पर भी जोडियक जैसे निशान थे। कुछ लोग मानते हैं कि जोडियक ने 37 से ज्यादा लोग मारे, लेकिन पुलिस सिर्फ 7 को ही कंफर्म कर पाई। और बाकी कहीं अंधेरे में पड़े हैं, बिना नाम, बिना इंसाफ, बिना किसी को पता। आखिरी खत और फिर खामोशी। 24 अप्रैल 1974 जोडियक ने अपना आखिरी खत भेजा। इस खत में उसने लिखा, मेरा नाम है। और ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सांसों ने वफा की, तो फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बंदे को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।